दिखाई दे रहा है बुकलेट? क्वेश्चन यस। नंबर G2। हाँ भाई, G2 वाले पार्ट में बताओ क्या दिक्कत आया इसमें। अंशिका, तुम्हारा डाउट है ना? हाँ सर। तुमको तो कल इसका हिंट दिए थे हम। मेरे को नहीं समझ आया। चलो ध्यान दो, एक चीज बताओ। इसमें पेरेंट चेन में जैसे CHO वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है ना, एल्डिहाइड, तो इसका कारण कार्बन तो काउंट होगा ही होगा। और एक और चीज सोच के देखो, हम इसको थोड़ा जूम कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, मान लो अगर इसमें पेरेंट चेन वाले पार्ट को डिसाइड करना है, तो ये कार्बन तो काउंट होगा। इस कार्बन के बाद नेक्स्ट कार्बन, एक ही ऑप्शन है, ये भी काउंट होगा। उसके बाद क्या करें, नीचे जाए कि आगे जाए? सर आगे। ठीक है, तीसरे कार्बन पे गए। इसके बाद ऊपर जाए या फिर आगे जाए? आगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि सर ऊपर। क्यों? क्योंकि ऊपर जाएंगे तो एक और सैचुरेशन मिलेगा। सॉरी, सैचुरेशन या अनसैचुरेशन मिलेगा। तो अनसैचुरेशन। यहाँ से नीचे जाने पे एक अनसैचुरेशन मिलता, यहाँ से यहाँ होते हुए ऊपर जाते तो भी एक ही अनसैचुरेशन मिलता। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम अनसैचुरेशन देखते हैं, इसका मतलब ये वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट तो पेरेंट चेन एनी हाउ नहीं बनने वाला है, क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन नहीं कवर हो पा रहा है ना। तो इस केस में पेरेंट चेन वाला पार्ट मालूम पड़ गया तो अब आंसर आ जाएगा। बताओ वंशिका, आंसर आएगा कि और आगे बताना पड़ेगा? बोल ही नहीं रही जी। आ चार जाएगा। आ जाएगा, अच्छा। चलो ठीक है। और कोई डाउट किसी को बुकलेट में? H4 सर। एच सर एक फोर टेलीग्राम क्या? तो वर्कशीट 4 का सर, वो मिथिल एक मिनट रुक जाओ। टेलीग्राम में किसमें भेजा है, मतलब मेरे नंबर पे भेजा है टेलीग्राम में या फिर स्मार्ट प्रिप वाले पे भेजा है? सर, वो मैंने जो आपको भेजा था सर, मिथिलीन। ओके, एक मिनट। हमको टेलीग्राम पे मैसेज मत किया करना, ठीक है? हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किया करना, टेलीग्राम हम मैसेजिंग के लिए नहीं देखा करते हैं। और टेलीग्राम में इतने सारे ग्रुप्स के डाउट सेशन आ रखे होते हैं कि हम मैसेज देख ही नहीं पाते। अगर हमको तुमको मैसेज भेजना हो, मतलब मेरे पास मैसेज भेजना होगा तो व्हाट्सएप पे भेजा करना। और टेलीग्राम पे अगर भेजना है तो स्मार्ट वाले नंबर पे भेजना, अगर कुछ भी डाउट पूछना होगा तो। ठीक है, तुम जो डाउट पूछा था शायद लास्ट क्लास में, हमको ध्यान है, मिथाइलिन वाला जो डाउट पूछ रहा था ना? यस सर। एक मिनट, हम देख लेते हैं क्या डाउट था। रवि वर्मा, हाँ मिथिनाइल हो सकता है क्या? तो ये हम तो खैर बोले थे, मिथाइलिन हम बोल दिए थे कि नहीं हो सकता है। डाउट क्या है? सर सर मिथिलीन तो सर कॉमन नेम हो गया। मिथाइलिन कॉमन नेम नहीं हुआ। कौन बोल दिया मिथाइलिन कॉमन नेम है? सर आपने जो लिखाया था हम कॉमन नेम कॉमन में नहीं लिखवाए थे उसको। सब्सिक्वेंट। नहीं, कॉमन नेम में नहीं लिखवाया, तो नाम लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, कॉमन नेम केवल आइसो, नियो, टर्ट, सेक, इस सब चीज को कॉमन नेम बोलते हैं। अल्काइलिडीन कॉमन नेम नहीं है, अल्काइलिडीन नॉर्मल नेम है। ठीक है, और बाकी एक यस चीज हम सर। बता देते हैं, जैसे हाँ एक चीज पे ध्यान दो थोड़ा। एक चीज बता देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। तुम लोग को वन नोट शेयर करने दो, एक मिनट। हाँ, जैसे मान लो कि हम लोग इथिनाइल वर्ड कब यूज करते हैं, या अल्किनाइल वर्ड कब यूज करते हैं इन जनरल? सब्सिक्वेंट में सर। जब सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड होता है तब लेते हैं ना। तो यस जैसे अगर इथीन है, तो इथीन वाले पार्ट में हम लोग इथिनाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोगों को ऐसा सोच के देखो कि अगर वर्ड मिथिनाइल यूज करना होता, तो इसका मतलब अल्कीन कौन सा होना चाहिए था? बताओ। अगर सब्स्टिट्यूएंट नेम इथेनाइल यूज करते तो इथीन वाला पार्ट अपना ग्रुप था। तो अगर मिथिनाइल वर्ड यूज करना होता तो ग्रुप कौन सा होता? तो मिथेन से रिलेटेड हम लोग डबल बॉन्ड बना सकते हैं क्या? सर। नहीं बना सकते। तो जब मिथीन नहीं हम लोग बना ही नहीं सकते,
तो मिथीन वाले पार्ट से एसोसिएटेड नाम भी हम लोग मिथिनाइल यूज नहीं कर सकते। वहां पे नाम ध्यान रखना, अगर पेरेंट चेन से हम लोग का कार्बन चेन वाले पार्ट में केवल एक ही कार्बन है जो कि CH2 के फॉर्मेट में डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग यहाँ पे टर्म मिथाइलिन यूज किया करेंगे। मिथाइलिन यूज करने का एक छोटा सा लॉजिक भी है, वो आगे जाके मालूम पड़ेगा। जैसे हम लोग इस तरह के का वर्ड यूज करते हैं, मिथाइलिन, इथाइलिन, इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि एक कॉमन नेम के जैसा ही ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इथाइलिन का मतलब समझ में आया तुम लोगों को? जैसे कार्बन के दो बॉन्ड्स सिमिलर टाइप के ग्रुप से एसोसिएटेड है, तो इस केस में हम लोग इथाइलिन वर्ड यूज कर रहे हैं। प्रोपाइलिन भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो कॉमन नेम के जैसा हम लोग वहां पे जैसे मिथाइलिन वर्ड यूज किए, तो कार्बन का दो बॉन्ड एक ही ग्रुप से अटैच्ड है या सिमिलर टाइप के ग्रुप से अटैच्ड है, इसलिए वहां पे मिथाइलिन वर्ड यूज किया जा रहा है। तो उसमें ये मत पूछना कि सर इसके जगह पे मिथिनाइल होना चाहिए ना, मिथाइलिन होगा। और हम इसलिए ये चीज बोल रहे हैं क्योंकि जैसे हम पहले भी तुम लोग को बोले थे, नोमेनक्लेचर पढ़ाना हमको सबसे भारी चीज लगता है। भारी इसलिए लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स हैं जिसको एकदम प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा, और इसलिए हमको वो चीज़ें याद है, बहुत प्रिसाइजली याद है। हम उसमें गलती कुछ नहीं पढ़ा सकते, हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बहुत ही प्रिसाइज पढ़ाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली उतना ही पढ़ाएंगे जो सही तरीके से दे रखा है। तो उसमें कोई भी गलत रूल्स नहीं होगा, इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रख दो काम करना। तो अगर कहीं पे एक्स्ट्रा नाम मेंशन किए कि अगर डबल बॉन्ड CH2 है तो मिथाइलिन बोलेंगे वहाँ पे, इसका मतलब डेफिनेटली वहाँ पे नाम मिथाइलिन होगा, मिथिनाइल नहीं हो सकता है। ठीक है, और कोई डाउट? एक और क्वेश्चन में कोई डाउट पूछा था, क्या डाउट पूछा था? 12D। एक मिनट, बुकलेट कहाँ गया? अरे बुकलेट शेयर करने का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। कौन सा बोला था? 12D। 12 नहीं, D। बुकलेट में कोई डाउट है तो पूछो, वर्कशीट में इसके बाद डिस्कशन करते हैं। H4, हाँ H4 देख लो। H1 भी। हाँ अच्छा, H1 भी, चलो H1 वाला पार्ट पहले। H1 हम होमवर्क दिए थे क्या? H1 तो होमवर्क नहीं दिए थे। H1 होमवर्क नहीं दिए होंगे, बिल्कुल नहीं दिए होंगे, क्योंकि H1 वाला टॉपिक तो हम अभी डिस्कस ही नहीं किया, तो होमवर्क कहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद H4 वाले पार्ट पे आते हैं। तो जैसे H4 वाले पार्ट में अमलदीप अपना ऑडियो अनम्यूट कर सकता है। ये बताओ कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, बोलते जाओ भाई। BR फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। BR फंक्शनल ग्रुप होता है क्या बेसिकली नोमेनक्लेचर के हिसाब से? नोमेनक्लेचर के हिसाब से बोला था ना कि हेलोजन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप तो वैसे भी नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या फंक्शनल ग्रुप है? CONH2। CaNH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, बताओ? सर एक मिनट। जल्दी देख के बताओ। देख सकते हैं, कॉपी देख के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले ही बोला है तुम लोग को कि ये फंक्शनल ग्रुप्स याद नहीं रखने हैं तुम लोग को, बार बार देखो अपने आप याद हो जाएगा। बट ट्राई करना कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये याद रखो। जैसे CONH2 कौन से टाइप का फंक्शनल चेन ग्रुप है? टर्मिनेटिंग है सर। अरे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, नाम क्या है फंक्शनल ग्रुप का? अमाइड। अमाइड। और अमाइड चेन सर। टर्मिनेटिंग के लिए कॉपी पलटेगा रे तुम नालायक। उसमें बताया तो था कार्बन अगर हुआ तो चेन टर्मिनेटिंग है, इतना सिंपल सा तरीका बता रखा है। ठीक है, एक्सेप्ट कीटोन, जैसे यहाँ CO है तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है बेसिकली, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो एक अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अमलीप? सर ये लिस्ट मेन में देख होगा सकते हैं, सर, अमाइड होगा। अमाइड अमाइड होगा। मेन होगा। तो अगर अमाइड वाला पार्ट मेन है तो एक चीज देख सकते हैं, पहले वाले केस में अमाइड नाम है, दूसरे वाले केस में ऑक्सोहेक्सेन, ऐसा तो कोई नाम हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन ऐसे ही हटा दिया। उसके बाद थर्ड वाले केसेस में कीटोन दे रखा है नाम, ऐसा भी कोई नाम नहीं होता। कीटोन तो नाम यूज ही नहीं कर सकते, ओन वर्ड केवल लगा सकते, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ऐसा तो ये भी नहीं हो सकता। बचा लास्ट ऑप्शन अमाइड। तो फंक्शनल ग्रुप से एसोसिएटेड दो नाम है ऐसा मेंशन कर दिया। अब उसके बाद पेरेंट चेन की बात करते हैं हम लोग। तो जब पेरेंट चेन वाले पार्ट की बात करेंगे तो हम लोगों का चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम लोग यहीं से कार्बन चेन सेलेक्ट करना शुरू, कार्बन नंबर 1 ये होगा, और यहाँ से जब आगे जाएंगे तो राइट साइड में जाएंगे तो ज़्यादा कार्बन दिख रहा, लेफ्ट साइड में हम लोग केवल एक ही कार्बन दिख रहा, तो उसके हिसाब से हम लोग आराम से यहाँ पे राइट साइड में मूव कर सकते हैं। तो टोटल 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6,
6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हेक्स वर्ड यूज कर सकते हैं। रवि अपना वीडियो ऑफ कर सकता है। 6 कार्बन है, इसका मतलब हेक्स वर्ड यूज कर लेंगे। और हेक्स के अलावा पहले कार्बन पे, और क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा कार्बन नंबर 1 वही होने वाला है। तो हेक्सेन, क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं था उस कार्बन चेन वाले पार्ट में, अल्कीन के जैसा स्ट्रक्चर नहीं था, तो हेक्सेन, और उसके साथ साथ हम लोग अमाइड वर्ड यूज कर सकते हैं, पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर भी हेक्सेन अमाइड है, नीचे प्रोपेन अमाइड है, तो प्रोपेन अमाइड वाला पार्ट तो गलत है, इसका मतलब ऑप्शन ए वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। बट हम लोग नॉर्मल तरीके से आंसर पे जाते हैं। 6 का कार्बन चेन है मतलब हेक्सियनामाइड हो गया। उसके अलावा थर्ड पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ओ है, जो कि कीटोन वाला पार्ट होता है। तो कीटोन वाला पार्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप है थर्ड कार्बन पे, मतलब थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो डाल सकते हैं हम लोग, पहला पार्ट। उसके अलावा ये जो लेफ्ट साइड में ग्रुप है ये अभी अपना सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड नंबर कार्बन पे, तो सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन, उसके ऊपर ब्रोमीन है, इसका मतलब आराम से हम लोग ब्रोमो मिथाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो 2 ब्रोमो मिथाइल, फिर ऑक्सो अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करना शुरू करें तो 2 ब्रोमो मिथाइल 3 ऑक्सो हेक्सेन अमाइड वर्ड आराम से मेंशन किया जा सकता है। ऑप्शन 1 वाला पैड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। इसके अलावा कोई और डाउट है किसी को? सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर G2। G2, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर G2 में, G2 अभी तो डिस्कस किया हम, सर नहीं था क्लास में। तो नहीं बताएंगे हम, एकदम सर बिल्कुल बता टाइम दें। करो, एकदम नहीं बताएंगे, एक ही चीज सर के लिए इसका दो बार आंसर टाइम डी नहीं आ करो। रहा था। क्या नहीं आ रहा था? सर इसका आंसर मेरे डी आ रहा था, आंसर इसमें सी दिया हुआ है। कोई बात नहीं, काम करने, क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेना, मालूम पड़ जाएगा। और कोई डाउट? सर इसी का एक था 12th डी। 12th बी, डी बॉम्बे या दिल्ली? सर दिल्ली। दिल्ली, अच्छा डी। तो 12 डी या डी 12 बोलना है उसमें, डी में तो 12 है ही नहीं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर। 12 का डी अच्छा 12 का डी, सब्जेक्टिव सर। ओके, तो ऐसा बोलना है सब्जेक्टिव का सर, हमको ये सपना थोड़े ना आएगा। 12 का डी, 12 के डी वाले ऑप्शन में प्रियांशु ये बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? सब्जेक्टिव के क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, ये बताओ पहले। समझ ही नहीं आ रहा वही वाला। समझ ही नहीं आ रहा तो पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाइए, मेहनत कीजिए थोड़ा और उसको बना करके फोटो खींच करके अपना फोटो शेयर करके दिखा सकता है हमको, ठीक है? नहीं तो सर वो वहाँ सीओ है ना, तो नहीं समझ आ रहा है। क्या नहीं है? वहाँ पर सीओ है तो फिर वो कीटोन होगा क्या? अब पता नहीं हमको, ये तो हम नहीं बताएंगे। हम एक लेक्चर इसमें टाइम दिया करते हैं, जो कि नॉर्मली पूरे इंडिया भर में कहीं कोई नहीं पढ़ाता है। एक लेक्चर, वो तुम्हारा काम होता है पढ़ना, ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कोई नहीं बताता है, हम बताते हैं। उसके बाद भी तुमको अगर नहीं करना तो थोड़ा पबजी खेलो, पबजी में ऐसा हिंट मिल जाएगा, पबजी में हिंट मिलता है ना कहीं कहीं, उसमें देखना कहीं ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, गोली मारेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर एक्सपेंड हो जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है? ट्राई करके देखना। और कोई डाउट किसी को? सॉल्व कर दिए। और कोई डाउट है किसी को तो पूछो। स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, स्ट्रक्चर में हम डाउट नहीं देने वाले, बिल्कुल नहीं। और कोई डाउट? जल्दी बताओ। सर C2 में, क्या? C2 में देखिए ना एक बार, उसमें C2 थोड़ा सा आंसर गलत लग रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा सा आंसर गलत लग रहा है। नहीं, पूरा सारा स्ट्रक्चर ही गलत लग रहा है उसमें का। चलो एक सेकंड देखते हैं। C2 वाले पार्ट में द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 6 इथाइल 2,3,5 ट्राई मिथाइल नोनेन, तो एक सेकेंड, ट्राई मिथाइल नोनेन तो 9 का कार्बन चेन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 6 इथाइल दे रखा, तो 1 2 3 4 5 6 पे इथाइल ग्रुप होना चाहिए, और 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल और 5 पे मिथाइल। तो ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है बेसिकली अपने को। तो 9 का कार्बन चेन, तो पहले वाले केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6, पहला ही आंसर होगा। अच्छा हाँ, मैं पेरेंट चेन डॉलर सेलेक्ट कर लिया था। ऐसे कैसे गलत सेलेक्ट कर लेगा, मजाक चल रहा है? जो मन में आएगा वो कर लेगा। बताओ मैं भाई, सीधा वाला को सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था इसमें। क्यों ऐसे क्यों कर लेगा बताओ, मजाक चल रहा है? और कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो, और कोई डाउट?
सर वर्कशीट से था। वर्कशीट में, 1 मिनट शेयर करने दो वर्कशीट। वर्कशीट में कहाँ गया भाई? हाँ, वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर, तो वर्कशीट 4 का क्वेश्चन 10। वर्कशीट 4 का क्वेश्चन 10। हाँ बोलो, डाउट क्या है इसमें, ये सर बताओ। कीटोन को नहीं ले पा रहे सही से। कीटोन इसमें है कहाँ पे, ये बताओ पहले। सर वो ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड है ना। ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड कीटोन है? सर कीटोन नहीं, ऑक्सो या ये कीटोन है? देखना पड़ेगा सर, देखना पड़ेगा। तो पहले से कहीं नहीं देख करके रखे हुए है। ये कीटोन है कि नहीं है? सर लग तो रहा है। गोली से उड़ा देंगे तुमको, समझ में आया? लग तो रहा है। सो असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड है या एसिड हैलाइड है? कीटोन के जस्ट बगल में यहाँ Cl भी दे रखा है, कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीखो, बहुत मार मारेंगे हम तुमको। और कोई डाउट किसी को वर्कशीट में? सर 19। वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 19, किसका डाउट है ये? सर अंशिका। अंशिका। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करें तो अपने पास दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एल्डिहाइड। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा अंशिका? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से कार्बन चेन शुरू भी करेंगे क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। और उसके अलावा जब हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो अपने पास दो ऑप्शन है। अगर हम लोग यहाँ तक कार्बन सेलेक्ट किए, क्योंकि ये पूरा का पूरा यूनिट एक एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, पूरा यूनिट इंक्लूडिंग कार्बन। ऐसा नहीं होता है केवल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एल्डिहाइड होता है, पूरा ये कार्बन को इंक्लूड करके ये पूरे यूनिट को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस कार्बन को अगर हम लोग इस पेरेंट चेन में मानेंगे, मतलब उसको फंक्शनल ग्रुप के जैसा या फिर उसको एक सिंगल यूनिट के जैसा कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। कर सकते हो, वो भी एक तरीका होता है, बट उस तरीके को अभी तक हम लोग नहीं सीखे हैं, हम लोग उसको अभी अवॉइड करके चलना है। हम लोग नॉर्मली करते क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को अगर फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना है तो एक COH फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा CHO फंक्शनल ग्रुप है। अब दोनों में से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक बार ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो गया तो ये पूरे के पूरे यूनिट को हम लोग यहाँ से हटा हुआ कंसिडर कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो कितना कार्बन बच गया टोटल यहाँ पे? 4। अगर 4 कार्बन बच गया इसका मतलब ब्यूटेन या फिर ब्यूटेनोइक एसिड वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन देने की तो ज़रूरत नहीं है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो ब्यूटेनोइक एसिड अपना काम हो गया इसमें। और उसके अलावा कार्बन नंबर 1 2 3 4, फोर्थ नंबर कार्बन पे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा था? तो CHO वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा था। CHO का नाम क्या हो सकता है? तो हम लोग आराम से इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम फॉर्माइल यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ पोजीशन पे फॉर्माइल वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। हाँ ये है कि ऑल्दो CHO एक फंक्शनल ग्रुप है और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी था, लेकिन इसका पोजीशन लिखना है हम लोगों को। क्यों लिखना है? क्योंकि अब ये फंक्शनल ग्रुप के जैसा बिहेव नहीं कर रहा, अब ये केवल एक सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसलिए इसके पोजीशन के साथ इसको लिखना मस्ट कंडीशन है। समझ आया अंशिका? सर आंसर इसका 5 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड दिया ये हुआ है। ये एक तरीका है देने का, ये हम बताए भी थे तुम लोगों को छोटे से हिंट में कि ऐसे भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। वैसे ऑल्दो यहाँ पे आंसर इस तरीके का नहीं कंसिडर करना चाहिए था, बट ठीक है चलो चलेगा। जैसे 4 नंबर वाले पार्ट का ये जो हम लोग, सॉरी 19 नंबर का ये जो आंसर है 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये भी आंसर सही है। दूसरा एल्डिहाइड और कीटोन में कि ये तरीका कंसिडर किया जाता है। जैसे मान लो अगर अपने पास इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा था COH, तो ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। हम लोग यहाँ तक अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट करें तो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट, सॉरी पेरेंट चेन वाला पार्ट पूरे के पूरे ये 5 कार्बन तक कंसिडर कर ले, तो जब ये 5वां कार्बन इंक्लूड करेंगे तो इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब पेरेंट चेन का पार्ट अगर कार्बन है और उसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप फिर हम लोग के एल्डिहाइड के जैसा कंसिडर करने लायक नहीं बचेगा। नोमेनक्लेचर में उस चीज को हम लोग कीटोन के जैसा कंसिडर कर सकते हैं। तो दो तरीका पॉसिबल है। इस एल्डिहाइड के यूनिट को एक सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर लो
तो 4 का कार्बन चेन अपने पास पेरेंट चेन बन जाएगा। या फिर हम लोग उस एल्डिहाइड वाले कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट मान ले, तो अगर पेरेंट चेन का पार्ट मान लेंगे तब उस केस में फिर ये कीटोन वाला पार्ट अपना फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। टोटल मिला के 5 का कार्बन चेन, जिसमें कार्बन नंबर 5 वाले पार्ट पे हम लोग आराम से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल रखे हैं। तो इसका मतलब बेसिकली, एक मिनट, इस केस में मतलब इसका बेसिक मतलब ये हो जाएगा कि 5 का पेरेंट चेन है। अगर 5 का पेरेंट चेन है तो आराम से नोमेनक्लेचर में पेंटेनोइक एसिड वर्ड यूज कर सकते हैं, और उसके 5th पोजीशन पे कीटोन वाला ग्रुप है, तो 5th पोजीशन पे हम लोग आराम से ऑक्सो वर्ड डाल सकते हैं। तो 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड नोमेनक्लेचर करने का एक ये भी तरीका ले सकते हैं। बट उसमें तुमको ध्यान रखना होगा कि दोनों में से तुम कौन सा तरीका फॉलो कर रहे हो, मतलब पेरेंट चेन में उस कार्बन को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो उसको कीटोन कंसिडर करके काम करना होगा। अगर नहीं ले रहे, एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं, तो कार्बन एक पहले तक ही एंड करना पड़ेगा, या फिर उसके कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करना होगा एल्डिहाइड वाले पार्ट को। तो दोनों ही आंसर सही है, दोनों में से कोई भी आंसर गलत नहीं है। ठीक है सर हाँ सर कीटोन में तो सर दोनों तरफ अल्काइल होना चाहिए, तो सर इसमें एक ही तरफ होना चाहिए अल्काइल ग्रुप, लेकिन बेसिकली कीटोन का मतलब ये होता है कि एक कार्बन चेन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इसीलिए ये तरीका फॉलो कर लिया गया है। जैसे ये तरीका ऐसे नहीं केवल एल्डिहाइड कीटोन तक ही है, इसको हम लोग आगे भी कंसिडर कर सकते हैं। जब हम लोग जैसे मान लो असाइल हैलाइड वाला जो क्वेश्चन था, मान लो इस तरह का ग्रुप अगर दे रखा, एक मिनट, मान लो इस तरह का एक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अलावा कार्बन कार्बन कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। तो इस ग्रुप में भी ऐसा नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख के मालूम पड़ रहा है कि असाइल हैलाइड है, तो असाइल अगर हैलाइड लेके चलते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर होता है हेलो कार्बोनिल। ये लिखने का तरीका होता है सब्स्टिट्यूएंट नेम। बट अगर हम लोग हेलो कार्बोनिल बोल रहे हैं, इसका मतलब कार्बन चेन ये 4 कार्बन तक में कंप्लीट करके खत्म करना पड़ेगा। ये लिखने का एक तरीका है नोमेनक्लेचर का, मालूम होना चाहिए तुम लोगों को। तो 4 कार्बन तक यहाँ पे अगर लेके चले तो उस केस में हम लोग का हेलो कार्बोनिल। लेकिन अगर पेरेंट चेन हम लोग ये 5 तक ले लें, तो इस केस में अब हम लोग का ये जो ग्रुप है, इसको हम लोग कीटोन के जैसा कंसिडर करेंगे, और उसी कार्बन पे हेलोजन भी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, 5 क्लोरो और उसके अलावा 5 पोजीशन पे ही ऑक्सो। ये 2 नाम हम लोग को यूज करके काम करना पड़ेगा। तो उन दोनों को एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर कर ले, या फिर उनको 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही पॉसिबिलिटी माना जाता है नोमेनक्लेचर का। ठीक है सर लेकिन 10 में हेलो ऐसा नहीं सर। किया है। एक सेकंड यार, एक किसका कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई बोलो, 10 नंबर क्या बोल रहा था कोई? सर क्वेश्चन नंबर 10 में सारा कार्बन बताओ, भी काउंट किया है, क्वेश्चन और नंबर 10 में कोई कुछ बोल रहा था? हाँ हाँ सर, बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 में सारा कार्बन काउंट किया है, हेलो, बट उसके बाद भी असाइल हैलाइड लिया है। हाँ बोलो, हेलो। हाँ सर, आवाज बहुत कम आ रहा है इसीलिए आवाज कम आ रहा है? हम फिर से करते हैं सर। ठीक, हम फिर से करते हैं। किसका कॉल आ रहा है? अच्छा, मेरे कॉल पे बात चल रहा है क्या? सर आवाज आ रहा है आपको? हाँ भाई, आवाज सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, सर अरे यार। क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रहा है। चलो ठीक है। बताओ, एक इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन मैडम बोल रहे थे? सर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक उसमें मिनट यार, सारा कार्बन किसी का कॉल आ रहा है, एक second। ठीक है, हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 10। 10 हाँ बोलो। इसमें सारा कार्बन काउंट किया हुआ है, बट उसके बाद भी असाइल हैलाइड लिया हुआ है। नहीं तो गलत दे रखा है उसमें। ठीक है, उसमें सारा कार्बन काउंट नहीं कर सकते। क्या इसका आंसर दे रखा है? 5 क्लोरोकार्बोनिल हेक्सेनोइक एसिड। नहीं, गलत दे रखा है। ठीक है, क्योंकि अगर हेक्सोनोइक मतलब 5 क्लोरोकार्बोनिल अगर दे दिया तो उस केस में आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, उसको आंसर को चेंज करा देंगे। और कोई डाउट? सर क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक मिनट, ये जो नीचे दे रखा है, यस
क्वेश्चन नंबर 14 वाले पार्ट में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है रौनक? साइनाइड और कार्बो साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे 3 का कार्बन चेन ले सकते हैं हम लोग। अगर 3 का कार्बन चेन लेकर के चलेंगे तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में आराम से प्रोपेनोइक एसिड नाम आ जाएगा। और उसके अलावा प्रोपेनोइक एसिड के थर्ड कार्बन पे CN ग्रुप है। तो थर्ड कार्बन पे अगर CN ग्रुप है तो इस चीज़ को हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में साइनो के नाम से डिनोट किया करते हैं। तो 3 पे साइनो प्रोपेनोइक एसिड वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। और कोई डाउट? सर इसका सी काउंट नहीं होगा पेरेंट चेन में? नहीं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में वही चीज़ है कि अगर हम लोग इससे कार्बन को काउंट कर लेंगे तो फिर फंक्शनल ग्रुप अपना CN नहीं बचेगा। मतलब अगर ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये पूरे पार्ट को हम लोग देख नहीं सकते, तो कार्बन केवल यहीं तक कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है बेसिकली, वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर का ही पार्ट है वो कार्बन। तो चेन का पार्ट उसको नहीं मानेंगे। जैसे उसको ऐसा समझो, मान लो अगर ऐसा ग्रुप दे रखा होता, यहाँ वाले पार्ट में मान लो COH डाल दे और उसके अलावा यहाँ पे CN डाल दे और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो अब इस केस में क्या है, तो इस केस में तो ये कार्बन वाला पार्ट पेरेंट चेन का पार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग पेरेंट चेन यहाँ से शुरू करेंगे और ये पेरेंट चेन अनसैचुरेशन को कवर करते वक्त यहाँ तक जाएगा। तो ये जो CN वाला पार्ट है, ये CN वाला पार्ट का कार्बन अपने पेरेंट चेन में इंक्लूडेड थोड़े ना है। तो अगर ये ग्रुप नहीं भी होता तो यहीं तक के कार्बन को कंसिडर करेंगे, ऊपर के CN के कार्बन को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, एटलीस्ट CN वाले में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और कोई डाउट किसी को? बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? चलो, अगर कोई और डाउट नहीं है तो फिर क्लास शुरू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करना है हमको। बहुत दिन से बोल रहे थे कि टॉपिक का डिस्कशन करना है, बट हम क्लास करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, वो टॉपिक का हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नोमेनक्लेचर वाले पार्ट पे वापस से कंटिन्यू करेंगे। अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना हाइब्रिडाइजेशन। ऑल केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। लेकिन हम लोगों को उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट जानना है, मतलब उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक छोटा सा एप्लीकेशन जानना है बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट का, कि कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट को। वो टर्म केवल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, बट बाकी सारा डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा। जैसे नॉर्मली जब हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम लोग जैसे ऐसा लिख रहे हैं, कार्बन वाला पार्ट 4 बॉन्ड बना रखा है। तो मान लो CH4 है अगर, तो CH4 वाले पार्ट में कार्बन वाला पार्ट 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। सर वर्कशीट दिख रहा है। ओह सॉरी, एक मिनट। हाँ, मान लो हम लोग का जैसे CH4 मॉलिक्यूल दे रखा, तो CH4 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखा। बट अगर मान लेते हैं कि हम लोग इथीन लेके चलते हैं, तो इथीन वाले पार्ट में हम लोगों का जो कार्बन वाला पार्ट है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा। दोनों कार्बन है, बट हम लोग अगर केवल एक कार्बन को कंसिडर करें तो एक कार्बन वाला पार्ट 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। दूसरा जो कार्बन है वो भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा, और दोनों कार्बन एक एक पाई बॉन्ड बना रखे हैं, ये हम लोग आराम से बोल सकते हैं। सिमिलर टाइप से अगर हम लोग अल्काइन वाला पार्ट लेकर के चले, मान लो, तो चलो इथाइन ले लेते हैं, सबसे सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो इस इथाइन वाले पार्ट में पहला कार्बन वाला पार्ट 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखा, और उसके अलावा कार्बन वाला पार्ट 2 पाई बॉन्ड भी बना रखा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल इतने ही सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी एक तो नहीं बनता, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, इस तरह का जरूरी स्ट्रक्चर नहीं है। हो सकता है कि 4 से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड बन जाए। जैसे मान लो कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल मेंशन कर रहे हैं हम, PCl5। तो PCl5 का लेविस स्ट्रक्चर जैसे 10th क्लास में जो चीज़ सुना था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उसका थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है बेसिकली। तो PCl5 वाले पार्ट में फॉस्फोरस के लॉन्ग ये 5 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के, फिर 5 एटम्स क्लोरीन के इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हर एक फॉस्फोरस वाले, मतलब हर एक क्लोरीन फॉस्फोरस के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करेगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो सकता है। इनफैक्ट हम लोग इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो SF6 हुआ, तो SF6 वाले पार्ट में सल्फर के अलॉन्ग टोटल 6 फ्लोरीन्स वाले पार्ट सिंगल बॉन्ड बना के एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं।
पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो कि जब हम लोग CH4 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो CH4 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप का आता है। मान लो अगर हम लोग C2H6 की बात करते हैं, सॉरी C2H4 की बात करते हैं, तो C2H4 वाले पार्ट में जो इथीन वाला स्ट्रक्चर है उसमें एक कार्बन के अलोंग, ये जो कार्बन का स्ट्रक्चर है, इस कार्बन वाले पार्ट के अलोंग ये जो 3 एटम्स हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम, ये तीनों के तीनों एटम एक ट्रायंगल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इसको हम लोग वहाँ पे टर्म वाइज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज वाइज ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये लिखने का एक तरीका होता है। अगर मान लो हम लोग इथाइन लेके चलते हैं तो इथाइन वाले पार्ट में पहले कार्बन के अलोंग ये जो 2 एटम्स है, हाइड्रोजन और ये कार्बन, ये 2 एटम्स वाले पार्ट एक लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक लाइन के जैसा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम लोग PCl5 में चले जाए, ऊपर जो मेंशन किया था PCl5, यहाँ पे ये 5 जो एटम्स है क्लोरीन के, ये कौन से शेप में होने चाहिए? मतलब 5 अगर पॉइंट को सिमेट्रिकली प्लेस करना है तो कैसे प्लेस कर सकते हैं? पेंटागन। मतलब सबसे सिमेट्रिकल शेप क्या समझ में आता है? तुम लोग अभी तक बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं? 5 पॉइंट को सिमेट्रिकल प्लेस करना है, तो जैसे रवि बोला पेंटागन हो सकता है, तो हम बस एक पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? पेंटागन टाइप का शेप हो सकता है। फिर अगर मान लो कि ये 6 वाला पार्ट है, तो इस केस में क्या शेप निकल के आना चाहिए? सबसे सिमेट्रिकल शेप क्या निकल के आना चाहिए? हेक्सागन। तो अगर 6 पॉइंट्स है, 6 फ्लोरीन्स है, अगर इसको प्लेस करना है तो हम लोग एक हेक्सागन के जैसा कंसिडर कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा कि एक हेक्सागन होगा, उस हेक्सागन में सल्फर बीच में होगा और हेक्सागन के सारे कॉर्नर्स पे एक एक फ्लोरीन वाला पार्ट कंसिडर करते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। ये हो सकता था, लॉजिकली ऐसा हो सकता था, लेकिन एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल इस तरह के फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। 3 डायमेंशन में जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो स्ट्रक्चर वाला पार्ट स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। स्क्वायर बाई पिरामिडल। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि केवल SF6 वाला पार्ट स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, ऐसा नहीं होता। या फिर मान लो जैसे ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं तो इसका जो शेप होता है ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। तो पेंटागोनल ना होकर के ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। और ऐसा नहीं केवल PCl5 ऐसा नेचर में एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नेचर में इस पार्टिकुलर शेप में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो सब चीज़ केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जैसे मान लो CH4 मॉलिक्यूल है, तो CH4 मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है जो टेट्राहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करता है। और बाकी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का एक्चुअल मतलब क्या होता है, हम एनिमेशन से भी शो भी कर देंगे तुम लोगों को कि टेट्राहेड्रल शेप कैसा दिखाई देता है। लेकिन CH4 वाला जो पार्ट है, इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल तो है, लेकिन NH3 का भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, H2O मॉलिक्यूल का भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो C2H6 है, तो C2H6 वाले पार्ट में हम लोगों का कोई भी एक कार्बन अगर कंसिडर कर लें, केवल एक कार्बन, ये कार्बन वाला पार्ट भी टेट्राहेड्रल शेप का आता है। तो ऐसा क्या कॉमन है जिससे ये शेप टेट्राहेड्रल निकल के आए? इनफैक्ट ऐसा नहीं कि केवल ये टेट्राहेड्रल निकल के आ रहा है। मान लो जैसे इसमें हम एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, संचिता एक चीज बताओ, इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं जिसको मार्क किया हुआ है? सर 4। 4 सिग्मा बॉन्ड। और इस मॉलिक्यूल में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? सल्फर पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं इस सर मॉलिक्यूल? 4। 4। तो जैसे एक चीज दिखा यहाँ पे कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, और दोनों में जैसे यहाँ सल्फर और यहाँ कार्बन, इन दोनों का शेप टेट्राहेड्रल निकल के आता है। टेट्राहेड्रल होने का बेसिक मतलब क्या है कि सल्फर के अलोंग जो एटम्स प्लेस्ड हैं, जो उनके नियरेस्ट एटम अरेंज्ड हैं, वो अपने आप को एक टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करके रखे हुए हैं। जैसे इस कार्बन वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में एक एटम हाइड्रोजन, दूसरा एटम हाइड्रोजन, तीसरा एटम हाइड्रोजन और चौथा एटम कार्बन, ये 4 एटम्स अपने आप को एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में प्लेस करके रखते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक मिनट हम शो करते हैं तुम लोगों को। चलो ध्यान दो और थोड़ा ढंग से देखना, हम स्क्रीन शेयरिंग हटा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, जैसे मान लो मेरे पास 4 पेन है टोटल, तो इन 4 पेन्स को हम टेट्राहेड्रल शेप के लिए आराम से अरेंज कर सकते हैं। और टेट्राहेड्रल शेप ऑलमोस्ट इस टाइप का निकल के आता है।
और तुम लोग को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से भी इस चीज को दिखाएंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है मेरे पास। इस चीज को हम लोग टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। अगर ढंग से देखो तो मॉलिक्यूल में जैसे सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सारे के सारे एटम, जैसे एक ब्लू है, यहाँ एक ब्लैक एटम है, दूसरा एक और यहाँ पे थोड़ा शाइनी टाइप का पेन है, इसका ये सिल्वर टाइप का एक कलर का पेन है, और उसके अलावा पीछे एक और यहाँ पे पेन दे रखा है। ये चारों के चारों जो एटम्स है ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल टाइप का दिखाई देगा। और खुद से घर पे भी ये शेप बना सकते हैं, मतलब अपने हाथ से 4 बॉन्ड्स को हम लोगों को अरेंज करना है। इस तरीके से अरेंज करना है कि ये जो एंगल है, यहाँ जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल वाला पार्ट 109 डिग्री के बराबर दिख रहा है। मतलब यहाँ पे ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं, इन दोनों के बीच में एंगल 109 के अराउंड, एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होगा, 109। उसके अलावा मान लो हम लोग इस बॉन्ड को ऐसा घुमा देते हैं, तो यहाँ जो बॉन्ड दिखेगा इसका भी एंगल वाला पार्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होगा, 109 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरह के शेप को हम लोग टेट्राहेड्रल शेप आराम से बोल सकते हैं। तो जो सेंटर एटम है, जो कार्बन था, उसके अलोंग 3 हाइड्रोजन थे और एक कार्बन था। तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और पीछे मान लो एक कार्बन ले लेते हैं। तो टोटल मिला के जो 4 एटम्स होते हैं, यहाँ पे जो सेंटर था मेरे, जो जो हैंड है, यहाँ पे जो कार्बन होता, इससे एक हाइड्रोजन एटम, इससे दूसरा यहाँ हाइड्रोजन एटम, इससे यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन एटम, और ये चौथा हम कार्बन बोल रहे हैं। तो एक एटम के रिस्पेक्ट में जो बाकी बचे हुए एटम्स थे वो किस अरेंजमेंट में थे, तो टेट्राहेड्रल टाइप के अरेंजमेंट में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो जैसे अगर मान लो कि हमको नहीं मालूम कि शेप क्या है, तो अगर हम लोग हर एक मॉलिक्यूल का शेप अलग अलग देखना शुरू करें, हर एक एटम के रिस्पेक्ट में, हर एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करना शुरू करें, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स याद रखने पड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली कुछ तो अरेंजमेंट होगा इसमें। तो एक चीज़ दिखा कि जैसे पहले वाले केस में कार्बन के रिस्पेक्ट में 4 एटम्स थे, बेसिकली 4 सिग्मा बॉन्ड थे, तो शेप हम लोग को टेट्राहेड्रल दिखाई दिया। जब H2SO4 लेके चले तो यहाँ पाई बॉन्ड तो था, लेकिन यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड 4 ही थे और इसका शेप टेट्राहेड्रल ही निकल के आया। तो डेफिनेटली एक चीज़ वहाँ से कंक्लूजन निकाला गया कि सिग्मा बॉन्ड से मतलब होता है शेप में, लेकिन पाई बॉन्ड से मतलब नहीं होता है। तो वहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस किया जिस चीज़ को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैक्ट्स याद करना है, फैक्ट्स ज़्यादा थ्योरी अपने को रटना है। तो हम लोग करते क्या है, जो भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हम लोगों को दिखाई दी कि मॉलिक्यूल का ऐसा शेप है, तो हम लोग उसका रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करना शुरू करते हैं। जैसे अभी मैथ्स में, सॉरी केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा तुम लोगों ने, SPDF हाइब्रिडाइजेशन। तो जो SPDF हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो जो क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं SPDF, वो कैसे आया, तो अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से एसोसिएटेड जो भी एक फैक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए एक थ्योरी चाहिए, हम लोग उस थ्योरी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग के हिसाब से जैसे सबसे पहले बोर्स मॉडल, सॉरी सबसे पहले डाल्टन्स मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोर्स मॉडल आया, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। तो हमेशा एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम लोग किस तरीके से उसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में पुट अप कर सकते हैं, ये चीज डिफाइन करने की कोशिश किया गया। अब उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, अभी भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कोई एब्सोल्यूट मॉडल नहीं है, अभी तक का सबसे सक्सेसफुल मॉडल है, बट कहीं ना कहीं वो भी लैग कर रहा है, कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो अगर कल को कोई नया थ्योरी आया जो इस चीज़ को भी गलत कर दिया कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये सब चीज़ें गलती हैं, इस चीज़ को हम मॉडिफाई कर पा रहे हैं, तो कल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी खत्म हो जाएगा। मतलब हम लोग जो SPDF पढ़ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नया चीज़ बन जाएगा। बट अभी तक ऐसा कुछ नया चीज़ बनाया नहीं जा पाया है, तो इसलिए हम लोग उसी मॉडल को कंटिन्यूसली फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो एग्जैक्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हुए, उन ऑब्जर्वेशंस को हम लोग थियोरेटिकली कैसे पुटअप कर सकते हैं, उन थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को हम लोग जब डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो उसी में से एक एस्पेक्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थियोरेटिकल कंसेप्ट से हर एक स्ट्रक्चर के शेप को और उसके ज्योमेट्री वाले पार्ट को डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हम लोग उसको अभी के लिए बस एक छोटे से टर्म के फॉर्मेट में जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का होता है, और हर एक हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम लोग किसी भी एक एटम के अलोंग शेप किसी तरह का डिटरमाइन कर सकते हैं। हम लोग केवल इस चीज़ को देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और कैसे बनाते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, और उससे रिलेटेड मल्टीपल टाइप के शेप्स कैसे क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग उस चीज़ का डिस्कशन केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। हम लोग केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि हमको मालूम है कि कार्बन वाले पार्ट मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है,
तो अगर मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं तो हम लोग के उस पार्टिकुलर 4 बॉन्ड्स के पार्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हाइब्रिडाइजेशन की, हम लोग उस हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड शेप वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो एक चीज़ है, हम एक छोटा सा तरीका बताएंगे तुम लोग को हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, कैलकुलेट भी नहीं करने का, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। और वो तरीका बड़ा सिंपल टाइप का तरीका, बहुत एक छोटा सा एक ट्रिक है, वो ट्रिक बस ध्यान रखना, ठीक है। वैसे पहले हम कुछ छोटा सा तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार इन्फॉर्मेशन है, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। वैसे 10th क्लास में हम बता भी रखे थे अपने यहाँ, इसमें देवांशु को शायद से मालूम होगा ये चीज़। हाँ देवांशु, याद है कुछ? कौन सा बात? SP, SP2, SP3, SP3D टाइप से कुछ? हाँ ये वाला पता है। हाँ ठीक है। तो एग्जैक्टली मतलब बहुत बहुत बेसिक टाइप का चीज़ है, बहुत मज़ेदार टाइप का, एक इंटरेस्टिंग टाइप का चीज़ है, उस चीज़ का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली। उसमें कुछ चीज़ों का तुम लोग को ध्यान रखना होगा। जैसे हम लोग कभी भी एक मॉलिक्यूल को जब रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशन में, तो हम लोग एक टर्म यूज़ किया करते हैं, लेविस स्ट्रक्चर। ये लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट होगा। 10th क्लास में तुम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से सुना होगा इस चीज़ को, बट हम लोग डॉट और क्रॉस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। जैसे ऐसा नहीं कि H2 अगर मॉलिक्यूल है तो H2 वाले पार्ट में ऑक्सीजन वाले पार्ट से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, और ऑक्सीजन पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम लोग का 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, हाइड्रोजन वाला पार्ट 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बिना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के जैसा एग्जिस्ट कर रहे होंगे H2 के स्ट्रक्चर में। मतलब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया दोनों हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 पार्ट वैसे के वैसे ही रह गए। ये 10th क्लास में तुम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से सीखा होगा। हम लोग इसी का थोड़ा मॉडिफाइड पार्ट, थोड़ा मॉडिफिकेशन, कि इतना बार बार क्रॉस और डॉट देकर अपना फुर्सत में इतना टाइम नहीं खराब करो, हम लोग इसको लेविस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और हम लोग करेंगे क्या नॉर्मली, जैसे एक चीज़ देख करके तुमको मालूम पड़ रहा होगा, जैसे CH4 है अगर, तो कार्बन के अलॉन्ग 10th क्लास में ये स्ट्रक्चर सीखा होगा, और अगर 10th क्लास में ये चीज़ सीख करके अगर भूल गए हैं तो वापस से 10th क्लास में एडमिशन करा लो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये भूलने लायक चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। ये चीज़ 10th क्लास में तुम लोगों ने सीखा होगा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं हम लोग, कार्बन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब तक तुमको मालूम पड़ गया है कि CH4 को तो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कार्बन के लॉन्ग सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी 2 एटम्स के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, दोनों 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखो 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का, या फिर उसकी जगह एक सिंगल बॉन्ड डाल दो। फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, उसके जगह पे भी एक सिंगल बॉन्ड डाल दो। नीचे वाले पार्ट में भी एक सिंगल बॉन्ड प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड प्लेस कर सकते हैं। तो CH4 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हम लोग आराम से ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है उसके जगह पे हम लोग इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग सिंपली लेविस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो जैसे H2O है अगर, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे भी H2O में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा पार्ट ऐड अप कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन जो कि रिएक्शन में नहीं है कहीं भी, वो ऑक्सीजन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, बट 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस चीज़ को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लोन पेयर बोला जाता है, लिखने का तरीका होता है लोन पेयर। और ऑक्सीजन पे इस तरह के 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका मतलब हम लोग के पास ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर भी होगा। तो जब हम लोग एक लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उस लेविस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग के पास जितने बॉन्ड हो सकते हैं वो तो रहेगा, बट उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा, उसको हम लोग लोन पेयर के जैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो H2O के जगह पे अगर हम लोग NH3 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, अमोनिया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे बीच में होता है, और 3 हाइड्रोजन वाले पार्ट इसके अलॉन्ग एग्जिस्ट करते हैं। अब उसमें हाइड्रोजन वाला पार्ट एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है इस पे। तो इस केस में हाइड्रोजन वाला पार्ट 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 1 बॉन्ड बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 1 बॉन्ड बनाएगा, तीसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 1 बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली 3 बॉन्ड्स हम लोग नाइट्रोजन के ऊपर बनाए,
तीनों हाइड्रोजन के साथ। और क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और शेयर कर ही नहीं सकता, मतलब एक ही बॉन्ड बना पाना पॉसिबल होगा। एक चीज बताओ, मेरे हिसाब से पता नहीं है तुम लोगों को पता होगा कि नहीं, सुदीप एक चीज बताओ, नाइट्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? बताओ विश्वदीप, नाइट्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ मालूम है? वैलेंसी नहीं पूछ रहे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिव्यांशु, दिव्यांशु, देव, सर 3 होता है शायद। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहे, वैलेंसी नहीं पूछ रहे, सोच समझ के जवाब देना। ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, 9th में पहली बार सर पढ़ा है। 5 नाइट्रोजन वाले पार्ट में अभी रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे इस तरह का चीज़ आता भी है। खैर उसमें हम लोग KLMN से भी निकाल सकते हैं, KLMN। तो नाइट्रोजन वाले पार्ट में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। तो 7 का मतलब हो गया 2 और यहाँ पे 5। तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन वाले पार्ट पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में जाता है हमेशा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया शेयरिंग में हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में चला गया। तो 5 में से 3 शेयरिंग में चला गया, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक पेयर वाले पार्ट को हम लोग आराम से लैंग्वेज वाइज लोन पेयर बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग एक छोटा सा कंसिडरेशन लेना शुरू करें कि हम लोगों का जो CH4 मॉलिक्यूल था, उस CH4 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में कार्बन के ऊपर हम लोग के पास 4 हाइड्रोजन थे। अगर हम लोग NH3 मॉलिक्यूल लेके चले तो NH3 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में नाइट्रोजन के साथ हम लोग के पास 3 हाइड्रोजन थे और एक लोन पेयर था। अगर H2O मॉलिक्यूल लेके चले तो हम लोग के ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ 2 हाइड्रोजन था और इसके अलावा 2 लोन पेयर था। बट इन तीनों मॉलिक्यूल का जो शेप है, शेप का मतलब सॉरी शेप भी नहीं, ज्योमेट्री, इस कार्बन के अलॉन्ग ज्योमेट्री, इस नाइट्रोजन के अलॉन्ग ज्योमेट्री या इस ऑक्सीजन के अलॉन्ग ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री वाला पार्ट टेट्राहेड्रल ही निकल के आ रहा है। और ज्योमेट्री थोड़ा अलग चीज़ होता है, शेप अलग चीज़ होता है। ज्योमेट्री में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉपर अरेंजमेंट को देख रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉपर अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का, इस चीज़ को हम लोग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। जैसे लोन पेयर है, इसी टाइप से हम लोग टर्म बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। क्यों ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, मतलब है यहाँ पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉन्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो CH4 में हम लोग के पास एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तीसरा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, चौथा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। NH3 वाले पार्ट में भी हम लोग के पास 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन है टोटल 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। H2O में भी अपने पास 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और इसके अलावा 2 लोन पेयर, मतलब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हम लोग का 4 सिग्मा बॉन्ड आया था, वो सिग्मा बॉन्ड होता या नहीं होता अगर उसके जगह एक लोन पेयर होता, तो लोन पेयर भी एक सिग्मा बॉन्ड के जैसा बिहेवियर शो करेगा। क्यों शो करेगा उसके पीछे भी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, बट अभी के लिए बिहेवियर शो करेगा और उसके हिसाब से हम लोग आराम से उसका शेप उसका ज्योमेट्री डिटरमाइन कर सकते हैं। बट जब इसको हम लोग थियोरेटिकल लैंग्वेज में पुटअप करना शुरू करते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग एक कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं या कंसेप्ट डिफाइन कर देते हैं, जिस चीज़ को हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट बोला जाता है। ये कौन कलाकारी किया भाई? हम लोग नॉर्मली ये चीज़ कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हम लोग का जो ये है क्या बोलते हैं शेप वाला पार्ट जो है, अगर उस चीज़ को डिसाइड करना है तो हम लोग उस चीज़ को डिसाइड करते वक्त हमेशा एक टर्म हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कर सकते हैं और उस हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए हम लोग आराम से शेप वाले पार्ट को आसानी से जज कर पाएंगे।
तो रैंडमली कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया तो हम लोग उसके शेप वाले पार्ट को एक लिस्ट के हिसाब से आराम से याद कर सकते हैं। और नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनका ध्यान रखना होगा। जैसे हम लोग इस तरीके से डिस्कशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इस चीज़ का हम डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और उसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे होंगे। और उसमें सबसे पहला पार्ट जैसे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर मेंशन करें तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप वाले पार्ट में हम लोग एक छोटा सा पार्ट मेंशन करते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तीसरा पार्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और एक चीज़ बताओ रवि, एक चीज़ बताओ, यस सर। एक वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने s ऑर्बिटल होते हैं वैलेंस शेल में? वैलेंस शेल में मैक्सिमम s ऑर्बिटल। हाँ, नंबर ऑफ s ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं वैलेंस शेल में? सर n स्क्वायर। n स्क्वायर के बराबर। हम टोटल ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रहे, हम केवल s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। वैलेंस शेल में कितने s ऑर्बिटल हो सकते हैं? सर एक सेकंड। अंशिका, अच्छा अंशिका तुम इसी का क्लास की हो कि नहीं की हो? नहीं सर। अरे चलो ठीक है, तुमको तुम्हारा हम अलग से क्लास लगा देंगे, ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं अलग से, इसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है, पीरियोडिक टेबल में जरूरत पड़ेगा। चलो श्वेता, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कितने s ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं वैलेंस शेल में? बताओ भाई। चलो एक हम छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उस चीज का, ठीक है? जैसे एक चीज बताओ, किससे पूछा जाए? विवेक, यस सर। थोड़ा जोर से बोला, आवाज नहीं आ रहा। यस सर। खाना नहीं खाया क्या? यस सर बोलिए। अभी तो रक्षाबंधन में राखी आया होगा तुम्हारे घर पे, यस सर। तो राखी जब भेज रहे होंगे कोई, तो क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होगा तुम्हारे घर पे भेजने के लिए राखी में? मतलब राखी में नहीं, पोस्ट करने के लिए क्या क्या एड्रेस का रिक्वायरमेंट होता है? पिन कोड, क्या? स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट पिन नंबर? कोड, क्वार्टर स्ट्रीट नंबर का सीधा पिन कोड? नहीं सर, पिन कोड पहले। पहले और ढंग से ऑर्डर में बता। सर पहले पिन कोड। पहले पिन कोड चाहिए होता है? अच्छा, ये तो हमको मालूम है कि सबसे लास्ट में चाहिए होता है। चलो पिन कोड छोड़ देते हैं, पिन कोड हमको नहीं चाहिए, बाकी क्या क्या चाहिए? स्ट्रीट नंबर। क्या नंबर? स्ट्रीट। स्ट्रीट नंबर? सेक्टर सर, सर पहले स्ट्रीट से पहले सेक्टर। स्ट्रीट से पहले सेक्टर, यस। ठीक है। और फिर क्वार्टर नंबर। इन दोनों के बीच में, किसके नीचे किसके ऊपर? सबसे नीचे। सबसे नीचे। नीचे क्वार्टर नंबर, ठीक है। और कुछ? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर चाहिए होता है? और कुछ? सर जिसको भेज रहे हैं उसका नाम। क्या क्या क्या? जिसको भेज रहे हैं उसका नाम। जिसको भेज रहे हैं उसका नाम, ठीक है। नहीं, हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, एड्रेस में क्या क्या लिखते हैं? केवल एड्रेस अगर लिखना है, वो तो होता है ना कि केयर ऑफ, सन ऑफ, वो तो छोड़ दो। केवल एड्रेस में क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट होता है? केवल इन तीनों चीज से काम हो जाएगा? तो एक पिन कोड। अरे तो फिर बार बार पिन कोड में लटका पड़ा है, कुछ गड़बड़ है क्या पिन कोड में तुम्हारे? आई सुहानी बताओ। सर सिटी का नेम। सिटी का नेम? सबसे शुरुआत यहीं से करेंगे क्या, सिटी का नेम? हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है। और क्वार्टर नंबर। सिटी के बाद सीधा क्वार्टर नंबर में चले गए? नहीं नहीं, सेक्टर सेक्टर सेक्टर। अच्छा, सिटी के बाद सेक्टर में गए, ठीक है। और फिर क्वार्टर नंबर। स्ट्रीट नंबर नहीं आएगा? हाँ हाँ, स्ट्रीट नंबर स्ट्रीट नंबर। अच्छा, स्ट्रीट नंबर, फिर क्वार्टर नंबर। क्वार्टर नंबर, ठीक है। और कुछ? फिर पिन कोड। पिन कोड? सब पिन कोड से ऊपर उठो, स्टेट मेंशन नहीं करते हैं क्या? हाँ सर, स्टेट भी करते हैं। कैसे कैसे राखी भेजी है भाई? तो कहीं और भेज दिए क्या? झारखंड के जगह पे जम्मू कश्मीर भेज दिए क्या?
चलो ध्यान दो। जैसे जब हम लोग का एड्रेस लिखना होता है तो एड्रेस लिखते वक्त हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो स्टेट की बात करते हैं। सबसे पहला बेसिक पार्ट स्टेट होता है। स्टेट के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, तो नॉर्मली डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है, बट हम उल्टे ऑर्डर में चल रहे हैं। जो सबसे, जैसे इंडिया कंट्री तो हम नहीं लिख रहे, बट अगर मान लो तुमको बाहर कुरियर करना है या फिर बाहर से अगर कुछ कुरियर आना है तो उसमें स्टेट भी मैटर करता है। जैसे हम लोग का जो एड्रेस वेरिफिकेशन था, तो गूगल उसमें एक वेरिफिकेशन का एक पोस्ट कार्ड भेजता है। कुछ पोस्ट कार्ड में वेरिफिकेशन कोड भी होता है। तो वेरिफिकेशन कोड जो भेजा है उसके लिए, अब तो वो बाहर से भेज रहा है तो उसको उसमें स्टेट भी चाहिए, कंट्री भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बट चलो ठीक है, हम अगर इंडिया के थ्रू ही काम कर रहे हैं तो इंडिया में हम लोग सबसे पहले स्टेट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो स्टेट में अगर सिटी लिखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपना काम हो जाता है। सिटी में अगर बोकारो की हम लोग बात करें तो यहाँ सेक्टर डिवाइडेड है, बट सेक्टर हर जगह नहीं होता। जैसे मान लो चास की बात करते हैं, तो चास में कोई है चास का रहने वाला इसमें? कोई भी? यस सर। चास में होता है क्या सेक्टर? नहीं, पर लगता है सेक्टर 13 है। सुने हैं, सुना सुना। अबे सेक्टर 13 तुम्हारे स्टील सिटी का है, सेक्टर 13 चास में डाल दिया तुम, गजब नालायक है यार। सुना सुना लग रहा है। और कोई है चास का रहने वाला जिसको मालूम उधर सेक्टर होता है? हमको सेक्टर का तो आइडिया नहीं है, सेक्टर होता है। हाँ ठीक है, स्ट्रीट हो सकता है, तो सिटी वाले पार्ट में हम स्ट्रीट की बात कर सकते हैं। और स्ट्रीट के बाद फिर कौन सा घर नंबर है, मतलब हाउस नंबर या क्वार्टर नंबर, जो भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं। तो अगर एक जनरल वे में बात करें तो ये 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। ये 4 इन्फॉर्मेशन किस चीज़ को डिनोट करता है, तो जिस पर्सन को पोस्ट कार्ड देना है उस पर्सन के रहने के जगह को डिनोट करता है, बेसिकली केवल रहने के जगह को। अब उसमें कौन सा पर्सन है, उसमें XYZ हो सकता है, 4 लोग रह रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मान लो अगर इसको हम दूसरे और एक और फॉर्मेट में डालने की कोशिश करें, मान लो कि हम हाउस नंबर में भी चले गए, बट जैसे ऐसा सोचो कि हम लोग का ऑफिस जो M4 में था, तो M4 में हम लोग का ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे भी था, थर्ड फ्लोर पे भी था। ग्राउंड फ्लोर में तो खैर लास्ट ईयर ही लिए थे हम लोग, बट मान लो थर्ड फ्लोर पे था, बट थर्ड फ्लोर पे और भी कोचिंग है। या फिर हम लोग का जस्ट बगल में बहुत सारे ऑफिस है, बहुत सारे। तो हो सकता है कि एक ही फ्लोर में 4-5 ऑफिस एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उसमें फिर हम लोग को ऑफिस नंबर, मतलब बेसिकली फ्लैट नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में कि मान लो जैसे हम लोग का जो बिल्डिंग था M5 ऐसा मेंशन किया है। अब उस बिल्डिंग वाले पार्ट में हम लोग उसके फ्लोर वाले पार्ट पे जा सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर। जैसे मॉल है बेसिकली, तो मॉल एक बिल्डिंग हो गया। अब उस मॉल में हर एक फ्लोर पे ऑफिसेस हैं, या फिर हर एक फ्लोर पे मान लो कि तुम्हारे शॉप्स हैं। तो इसके बाद हम लोग फ्लोर वाले पार्ट पे जा सकते हैं। और फ्लोर वाले पार्ट में जाने के बाद भी उसमें अलग अलग सेगमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि इसमें शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, शॉप नंबर 4, इस टाइप का मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग शॉप नंबर में भी आराम से जा सकते हैं। अब उस शॉप नंबर वाले पार्ट में भी हो सकता है कि कोई 2 पार्ट डिवाइडेड हो, ये पॉसिबिलिटी। जैसे मान लो कि उसमें बिग बाजार था, तो बिग बाजार तो खैर 2 फ्लोर पे था, लेकिन बिग बाजार में अगर घुस गए तो वहाँ पे हम लोगों को ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया, इस टाइप की बात हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक किसी भी चीज़ को डिनोट करने की कोशिश करें, एक पार्टिकुलर टाइप के पॉइंट तक अगर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को कुछ चीज़ों को अरेंजमेंट में पुट अप करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट एक इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ऐसा हम लोग एरो से दिखा देते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को कैसे लोकेट करें हम, कि अगर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सबका एड्रेस तो चाहिए ना अपने को। तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे लोकेट करें हम लोग, तो लोकेट करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग उस एटम के हम लोग शेल वाले पार्ट में जाते हैं कि कौन से शेल में हम लोग बात कर रहे हैं। शेल अलग अलग हो सकता है, जैसे अलग अलग बिल्डिंग्स हो सकती है, M4 हो गया, M5 हो गया, M3, M2, अलग अलग बिल्डिंग्स हो गए। तो सिमिलर टाइप से हम लोग शेल में जा सकते हैं। अब शेल वाले पार्ट में n=1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस टाइप से मेंशन कर दिया, जिसको बचपन में हम लोग KLMN से भी डिनोट करते हुए चल रहे थे। ये सबसे पहला पार्ट शेल हो गया। फिर उसके बाद शेल के बाद जब हम लोग अंदर जाते हैं, तो जैसे एक बिल्डिंग के अंदर गए तो उसमें फ्लोर्स हैं, तो सिमिलर टाइप से शेल के अंदर, जैसे शेल ऑलरेडी एक फ्लोर है लेकिन शेल के अंदर फिर से फ्लोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग सब शेल बोल सकते हैं। बोलने का लैंग्वेज है। सब शेल वाले पार्ट में हम लोग S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल, इस टाइप से मेंशन करते हैं, S, P, D और F।
और सबशेल वाले पार्ट के अंदर हम लोग कुछ पार्टिकुलर ब्लॉक्स की बात करते हैं, उन ब्लॉक्स वाले पार्ट को हम लोग नॉर्मली ऑर्बिटल बोला करते हैं। मतलब केवल ये 3 पार्ट होता है, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल वाले पार्ट में जैसे है ना कि हम लोग बिहार के रहने वाले होते हैं तो बिहारी बोलते हैं, झारखंड के रहने वाले झारखंडी बोलते हैं, तो सिमिलर टाइप से हम लोग जिस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल को रखेंगे उसी नाम से जानते हैं। जैसे अगर एस सबशेल का ऑर्बिटल है तो उसको हम लोग एस ऑर्बिटल बोल दिया करेंगे, अगर पी सबशेल का ऑर्बिटल है तो उसको पी ऑर्बिटल बोल दिया करेंगे। तो ये बोलने का एक तरीका होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए शेल, सबशेल और तीसरा पार्ट ऑर्बिटल वाला पार्ट होगा। ऑर्बिटल का नाम, ऑर्बिटल बेसिकली कुछ नहीं, एक डब्बा है, ठीक है, एक स्पेस है, एक रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो एक डब्बा है बेसिकली, वो डब्बे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो डब्बा किस फ्लोर पे है, किस सबशेल में है, हम लोग उसके हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ ये है कि उस डब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 2 ओरिएंटेशन में होता है। तो ये जो 2 ओरिएंटेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये ओरिएंटेशन फिर अलग से डिफाइन कर सकते हैं, बट ये ओरिएंटेशन उस इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को नहीं दिखा रहा। ये ओरिएंटेशन केवल इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन भी उसी लोकेशन पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी लोकेशन पे है, लेकिन वो दोनों अलग अलग ओरिएंटेशन के हैं। जैसे एक घर के अंदर 2 लोग हैं तो इसका एड्रेस है कि उसका एड्रेस है, वो नाम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो एक ही लोकेशन में रह रहे हैं वो कैसे डिफ्रेंशिएट करे, उसके लिए हम लोग एक और क्वांटम नंबर, बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर डिफाइन करके चल रहे होते हैं, जिसको एस से डिनोट कर दिया करते हैं हम लोग। और 2 वैल्यू रखते हैं वहाँ पे, +½ या दूसरा -½ लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग को 3 तरह के क्वांटम नंबर चाहिए, जिसमें एक शेल वाला पार्ट होगा जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, एन से डिनोट करेंगे। बचपन में उसी चीज को हम लोग शेल नंबर KLMN बोले थे। फिर उसके बाद सबशेल होगा, सबशेल वाले पार्ट को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो डिनोट नहीं करते, बट उस चीज को हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। ये टर्म सुन रखा होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इस चीज को हम लोग एल से डिनोट किया करते हैं। हर एक एल का एक लिस्ट है, जैसे एल का कुछ वैल्यू होता है, एल का वैल्यू अगर 0 हुआ तो जो सबशेल है वो सबशेल वाला पार्ट अपने पास एस निकल के आएगा। अगर एल का वैल्यू 1 है तो पी सबशेल, अगर 2 है तो डी सबशेल, अगर 3 है तो एफ सबशेल। ये लिखने का एक तरीका होता है, मेरे हिसाब से मालूम होगा तुम लोग को ये चीज, ठीक है। ये सबसे पहला पार्ट हो गया। अब उसमें हम लोग ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे ऐसा लिखा ना यहाँ पे कि शेल के अंदर सबशेल था, उसके अंदर ऑर्बिटल था, तो वो जो ऑर्बिटल है बेसिकली जो शॉप्स हैं, वो शॉप्स का भी कुछ नंबर है। इस चीज को हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। ये लिखने का तरीका होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इस चीज को एक सेकेंड, इस चीज को m से डिनोट किया जाता है, और m का वैल्यू हम लोग l वाले पार्ट से आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो एक बिल्डिंग के अंदर अगर हम लोग फ्लोर की बात करना शुरू करें, तो जैसे रवि एक सवाल का जवाब दो, एक बिल्डिंग के अंदर सेकंड फ्लोर कितना होगा? एक बिल्डिंग के अंदर सेकंड फ्लोर कितना हो सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकंड फ्लोर कितने हो सकते हैं? तो 1, ठीक है। अगर हम लोग बिल्डिंग 1 लेके चले तो उसमें सेकंड फ्लोर अपने पास 1 होगा। अगर बिल्डिंग 2 लेके चले तो उसमें सेकंड फ्लोर कितना होगा? उसमें भी 1 ही होगा। उसमें भी 1 ही होगा। तो एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है। जो हम लोग शेल की बात कर रहे हैं, वो शेल वाला पार्ट बेसिकली बिल्डिंग है। वो शेल के अंदर जो सबशेल है वो फ्लोर है, और उस फ्लोर के अंदर वो जो फ्लैट्स होंगे, या फिर उसमें मान लो कि रूम 1 हो गया, रूम 2 हो गया, ये तुम्हारे ऑर्बिटल्स वाले पार्ट निकल के आ गए। तो जब हम पूछेंगे इस तरह का सवाल कि वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल का मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल, अब वो n=2 हो या n=3 हो या n=4 हो, चाहे वो 2 हो या 3 हो या 4 हो, एक बार मालूम पड़ गया कि वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, फिर कोई भी एक पार्टिकुलर शेल की बात कर रहे हैं, तो एक शेल के अंदर केवल एक ही टाइप के सबशेल हो सकते हैं, और उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे वो भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जिसको ध्यान रखना होता है। बताया भी गया होगा तुम लोगों को कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल उसके क्वांटम नंबर के बराबर होता है। जैसे अगर n=, हम लोग 1 लेके चलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=1, इस चीज को हम लोग शेल के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक शेल में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, उतने ही टाइप के सबशेल हो सकते हैं, या फिर उतने ही नंबर ऑफ सबशेल हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर लिखे टाइप ऑफ सबशेल,
तो सिंपली इस वैल्यू से एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो टाइप ऑफ सबशेल केवल एक निकल के आया, केवल एक टाइप ऑफ सबशेल। कौन सा? तो इस केस में एस की बात कर सकते हैं हम लोग। अब वो एस को कैसे लिखेंगे हम लोग? तो पहले बिल्डिंग का हम लोग का पहला फ्लोर है, तो पहले बिल्डिंग का पहला फ्लोर हम लोग 1s से डिनोट कर सकते हैं। पहले शेल का पहला सबशेल तो 1s से बोला जा सकता है। और अगर हम लोग ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक सबशेल के अंदर अगर हम लोग कंसिडरेशन लेना शुरू करें तो एस सबशेल के अंदर, मतलब फर्स्ट फ्लोर समझ लो, फर्स्ट फ्लोर में केवल एक ही फ्लैट हो सकता है या एक ही ऑर्बिटल हो सकता है। तो अगर एस सबशेल है, ऐसा मेंशन कर देते हैं टाइप ऑफ सबशेल, और इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये याद रखना पड़ेगा, फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। तो अगर एस सबशेल है तो एक ऑर्बिटल, अगर पी सबशेल है तो 3 ऑर्बिटल, अगर डी सबशेल है तो 5 ऑर्बिटल, अगर एफ सबशेल है तो 7 ऑर्बिटल। तो ये पार्ट एकदम याद रखना ही रखना है। इस वैल्यू को एसोसिएट किया जा सकता है क्वांटम नंबर से, बट हम इसको थ्योरेटिकली समझा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोगों का एस सबशेल होगा तो 1, पी में 3, तो उसके बाद 5, उसके बाद 7। और ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के फिलिंग के टाइम पे भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। खैर, जब हम लोग का शेल वाला पार्ट हुआ n=1, तो n=1 में केवल एक ही टाइप के सबशेल होंगे। कौन सा सबशेल होगा? तो 1s वाला पार्ट। और इसमें जब हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो इस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वाले पार्ट में 1s ऑर्बिटल या s सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, उसको हम लोग एक ही बोलेंगे और उसका नाम 1s ऑर्बिटल बोला करेंगे। मतलब फर्स्ट फ्लोर में ऑर्बिटल है तो 1s ऑर्बिटल बोल दिया। अगर मान लो n=2 है तो जब n का वैल्यू 2 हो गया तो टाइप ऑफ सबशेल भी अपने पास 2 निकल के आएगा। 2 टाइप ऑफ सबशेल का मतलब s के बाद p का नंबर आता है, तो एक तो s ऑर्बिटल हो गया और उसके अलावा फिर हम लोग p ऑर्बिटल की बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग n=2 में, मतलब शेल नंबर 2 में s ऑर्बिटल की बात करेंगे तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग इसको 2 में 2s से डिनोट करेंगे। मतलब n=2 वाले पार्ट में हम लोग 2s लिखेंगे, मतलब बिल्डिंग नंबर 2 का फ्लोर नंबर 1। मतलब s अभी भी फर्स्ट फ्लोर है लेकिन बिल्डिंग नंबर 2 का हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको 2 से लिख रहे हैं, 2s। और जो p है उसको भी हम लोग 2p से डिनोट किया करेंगे। तो दो टाइप के सबशेल है, एक 2s और दूसरा 2p। s सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो इस केस में ये जो एक ऑर्बिटल है इसका नाम हम लोग 1s रखेंगे, और जो 3 ऑर्बिटल है ये तीनों का नाम हम लोग 2p रखा करेंगे। 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। डिफरेंस है वहाँ पे, हम लोग 2p वाले पार्ट में 2p x ऑर्बिटल, दूसरा 2p y ऑर्बिटल, तीसरा 2p z ऑर्बिटल बोल सकते हैं, लेकिन है सारा का सारा 2p ऑर्बिटल। केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है, जैसे है ना कि एक फ्लोर में फ्लैट नंबर 1 2 3 4 है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे, एक फ्लोर पे फ्लैट्स हैं लेकिन वो फ्लैट का ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो 2px x डायरेक्शन, 2py y डायरेक्शन, 2pz z डायरेक्शन, ये 3 डायरेक्शन की वजह से या 3 ओरिएंटेशन की वजह से हम लोग ये अलग अलग नाम मेंशन कर रहे हैं, लेकिन रहेगा ओवरऑल सारा का सारा 2p ऑर्बिटल। फिर उसके बाद मान लो n=3 लेके चलते हैं, तो 3 में कितने टाइप के सबशेल होंगे? तो टोटल 3 टाइप के सबशेल होंगे। नाम क्या होगा? तो सबसे पहले एक तो s सबशेल हो सकता है, फिर p सबशेल हो सकता है, फिर d सबशेल हो सकता है। तो यहाँ पे 3s, 3p और 3d आराम से बोल सकते हैं हम लोग। मतलब 3s सबशेल हुआ, 3p सबशेल हुआ, 3d सबशेल हुआ। और 3s सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, s में एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, उस चीज को हम लोग 3s ऑर्बिटल बोलेंगे। p में कितने ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं? 3, तो यहाँ से हम लोग 3p ऑर्बिटल बोल सकते हैं। d में कितने ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं? 5, तो यहाँ से हम लोग 5, तो यहाँ पे हम लोग 5d ऑर्बिटल आराम से बोल सकते हैं। तो इस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम लोग कोई एक पार्टिकुलर शेल की बात करेंगे तो जो कोई फॉर्मूला बोला था n², ये n² टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जैसे n=1 था तो 1 वाले पार्ट में टोटल कितने ऑर्बिटल्स आए थे? 1। जब n=2 हुआ तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने आए? तो एक ऑर्बिटल 1s हो गया और 3 ऑर्बिटल 2p हो गया। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 4 के बराबर। तो 2 का स्क्वायर मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया। जब n=3 में गए तो एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 9 ऑर्बिटल्स हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे अपने पास? तो n² के बराबर। एक शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे? तो n के बराबर। अगर n=3 है तो 3 टाइप के सबशेल्स, और ऑर्बिटल्स कितने हैं? n² के बराबर।
क्योंकि हर एक ऑर्बिटल्स वाले मतलब सॉरी हर एक सबशेल में कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं और वो पूरा n स्क्वायर के बराबर का वैल्यू पुट अप करता है। जैसे n इक्वल टू 4 होता तो n इक्वल टू 4 में नंबर ऑफ सबशेल कितने हो जाएंगे, तो 4 के बराबर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 16 के बराबर। कैसे 16 के बराबर होगा, तो इस 4 को ब्रेकअप कर सकते हैं हम लोग, 4s 4p फिर उसके अलावा 4d और 4f। s में कितने अपने पास ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 1 के बराबर, मतलब 1s हो गया। उसके अलावा ऐसा लिख देते हैं हम, एक 1s ऑर्बिटल हो गया, उसके अलावा 3 4p ऑर्बिटल हो गया, उसके अलावा 5 4d ऑर्बिटल हो गया, और उसके अलावा 4 f ऑर्बिटल हो गया। तो इस केस में 7 5 12 और 4 16 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा। कहाँ पे, अच्छा सॉरी हाँ ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मिला करके 16 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो जैसे हम जो सवाल ऊपर पूछ रहे थे उसमें एक बेसिक पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना। वैलेंस शेल वाले पार्ट को जब हम लोग कंसिडर करें तो वैलेंस शेल में हम लोगों के पास अगर टोटल नंबर ऑफ s p d f ऑर्बिटल की बात करें तो मैक्सिमम s ऑर्बिटल एक ही हो सकता है, चाहे वो n इक्वल टू 1 हो, चाहे n इक्वल टू 2 हो, चाहे n इक्वल टू 3 हो, चाहे n इक्वल टू 4 हो या 5 हो या 6 हो। वैलेंस शेल में केवल एक ही s ऑर्बिटल रह सकता है, केवल एक s ऑर्बिटल। p की जब बात करेंगे तो टोटल कितना p ऑर्बिटल हो पाएगा, तो टोटल हम लोग 3 के बराबर p ऑर्बिटल बोल सकते हैं। एक सेकंड, f के बाद कुछ होता है, हाँ f के बाद नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि g होता है, लेकिन अंशिका पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कुछ याद है कितने एलिमेंट्स अभी तक आइडेंटिफाई किए गए? 18 शायद। 18। तो जो 18 वाला पार्ट है वो f तक में खत्म हो जाता है, g की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ऐसा बोला गया है कि अगर इन केस और ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए, जैसे लास्ट ईयर ही 3 एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, तो अगर इससे ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो हम लोग SPDF वाले पार्ट के बाद G H I J इस टाइप से नोमेनक्लेचर या नंबरिंग आराम से करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में कोई भी शेल हो उससे मतलब नहीं है, बट एक वैलेंस शेल में कोई भी एक पार्टिकुलर शेल नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ s ऑर्बिटल केवल 1 होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ p ऑर्बिटल केवल 3 होगा, d ऑर्बिटल केवल 5 होगा और f ऑर्बिटल केवल 7 होगा। इसके अलावा कोई वेरिएशन नहीं हो सकता। तो एक चीज देखो, यहाँ पे ऊपर जो हम नोमेनक्लेचर लिख रहे थे तुम लोगों का, ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, तो इस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में एक छोटा सा पार्ट हम कंसिडर करके तुम लोगों को बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो हाइब्रिडाइजेशन लिखाएगा उस हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में हम लोग हमेशा एक पार्ट कंसिडर करते हुए चलेंगे कि जैसे s के साथ p हो गया तो बेसिकली उसके sp1 कंसिडर कर लो। sp1 बोला नहीं जाता है, केवल sp बोला जाता है। जैसे अगर बोला जाए इसको तो s1p1 एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, फिर उसके बाद s1p2 एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल। तो ये जो 1 है इसको हटा दिया जाता है, केवल उसको सिंपल लैंग्वेज में sp बोला जाता है। फिर उसके बाद जब 2 p ऑर्बिटल होंगे तो sp2, अगर 3 p ऑर्बिटल होंगे तो sp3, और अगर मान लो 3 p ऑर्बिटल हो गया तो वैलेंस शेल में 3 से ज़्यादा p ऑर्बिटल हो नहीं सकता। तो इसके बाद d का नंबर आता है, तो हम लोग नोमेनक्लेचर में या टाइप ऑफ ऑर्बिटल में sp3 के बाद d का नंबर डालते हैं, उसमें भी d1 होगा, फिर d2 होगा, फिर d3 होगा। तो 5वें नंबर में हम लोग sp3 d2 ले सकते हैं, फिर उसके बाद 6ठे नंबर वाले पार्ट में हम लोग आराम से sp3 d3 ले सकते हैं। और यही टोटल 6 हाइब्रिडाइजेशन है जो अपने को ध्यान रखना होता है। टोटल मिला के 6 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें लास्ट वाला 6ठा नंबर भी काम करनी होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये 6 हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को कंसिडर करके काम करना होता है। इस एक चीज के लिस्ट को थोड़ा नोट कर लो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग डाल करके मेंशन कर लेना, इस चीज को नोट करो। इस चीज को, क्लास का टाइमिंग कितने बजे तक है? 3:30 से लेकर के 5। 3:30 से लेकर 5 तक है कि 4:50 तक है? सर 4:50 4:50 तक होना। चलो चलो ठीक है, आज हम क्लास थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, टॉपिक हम पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर यहाँ बहुत जोर से बारिश हो रहा है। बारिश तो हो रहा है तो उसका क्या उपाय है अपने पास, होने दो, भीग थोड़े ना रहा है। तो बार बार क्या सर, रौनक का बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था इसलिए वो छोड़ दिया है।
ठीक है, क्या कर सकते हैं, नेट पे तो प्रॉब्लम आएगा। अभी तो 3-4 दिन फिर से आंधी तूफान आएगा, काफी तेज बारिश का अनाउंसमेंट हुआ है। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग देखेगा, अब क्या कर सकते हैं उसमें। और अगर कोई डाउट होगा तो फिर डाउट क्लास ले सकते हैं, ऐसा कोई उपाय थोड़े ना है। बैटरी फोन का कम है। अबे तुम तो बहानेबाज आदमी है एक नंबर का। नोट करो, चलो 47%। चलो ध्यान दो। तो जैसे हम लोग जब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में नॉर्मली हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन याद रखेंगे, sp2 sp3, और sp3 के बाद p में इससे फर्दर कोई एडिशन नहीं हो सकता, तो इसलिए sp3d आ जाएगा, फिर sp3d2 sp3d3। और sp3d3 भी अपने काम का बहुत ज़्यादा नहीं होता, उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना है हम लोगों को, ठीक है। और तुम लोगों को एक बड़ा ही सिंपल टाइप का कंसेप्ट हम बताएंगे, सिंपल टाइप से एक हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका, ये तुमको जिंदगी भर याद रहेगा। मतलब ये एक ऐसा चीज है जो तुमको जिंदगी भर याद रहेगा ही रहेगा, और बहुत एलिमेंट्री टाइप का चीज है। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इस एक ट्रिक को थोड़ा ध्यान रखना। और इसको थियोरेटिकली लिखने का हम कोई तरीका नहीं बोल रहे, थियोरेटिकली नहीं लिख सकते, बस एक चीज का ध्यान रखना होगा अपने को। जैसे मान लो CH4 है, तो सबसे पहला काम स्ट्रक्चर का जो जो भी कंपाउंड दे रखा उसका लेविस स्ट्रक्चर बनाना। लेविस स्ट्रक्चर बनाने का मतलब बेसिकली बॉन्ड और लोन पेयर ये दिखाना होगा, केवल सिग्मा बॉन्ड के लिए, पाई बॉन्ड से भी मतलब नहीं होगा। तो जैसे मान लो CH4 है, तो CH4 वाले पार्ट में अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देख के मालूम पड़ रहा है कि 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो नॉर्मली जैसे NCERT में एक रूल दे रखा है, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना होता है, और वो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और अगर स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा बोला जाता है। बट काउंटिंग मत करना, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंटिंग मत करना। सिंपली एक छोटा सा काम उसमें करना कैलकुलेशन करते वक्त कि, अरे यार हाँ, सिंपली एक छोटा सा काम करना कैलकुलेशन करते वक्त, जितने भी पाई बॉन्ड्स है उसको इग्नोर करो, केवल लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करना। और उसमें से कोई भी, जैसे एक मान लो लेविस स्ट्रक्चर बनाए, तो इन 4 में से कोई भी एक बॉन्ड को एस बोल दो, कोई भी एक बॉन्ड को, ठीक है। कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, कोई भी सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर को एस बोल दो। और एस के बाद नंबर आता है, मतलब S1 के बाद नंबर आता है P1 का, फिर उसके बाद नंबर आता है P2 का, फिर नंबर आता है P3 का। फिर जब P3 खत्म हो जाता है तो तुम लोग का आवाज थोड़ा गूंज रहा है क्या अभी? नहीं। हाँ ठीक है। नहीं तो सर। P1 का नंबर, फिर P2 का, फिर P3 का, फिर उसका D1 का नंबर आता है, फिर D2 का, फिर D3 का। तो नॉर्मली हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे उसको ऐसा ही करना, कोई भी एक लोन पेयर को या एक सिग्मा बॉन्ड को एस बोल दो, उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। जैसे क्लॉकवाइज अगर घूमते हैं तो इसके बाद जो सबसे पहला बॉन्ड आएगा, पहला सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर, इसको P1 बोल दो। उसके बाद और आगे गए तो जो अगला सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर आएगा इसको P2 बोल दो। उसके आगे गए तो अगला जो बॉन्ड आएगा उस चीज़ को हम लोग आराम से P3 बोल सकते हैं। और इसके बाद जाने पे वापस से वहीं पे पहुंच गए, तो इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का नाम कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो S के बाद P1 P2 P3 हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट। इस कार्बन एटम का मतलब हर एक एटम का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये जो सेंटर वाला कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग sp3 आराम से बोल सकते हैं। ये तरीका ध्यान रखना, कोई भी एक बॉन्ड को S नाम दो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, और बॉन्ड को दो या लोन पेयर को दो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, केवल केवल सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर। और S के बाद क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, आराम से P1 P2 P3 D1 D2 D3 ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मान लो अगर इधर भी आंधी चलना शुरू हो गया बहुत तेज चलो इसके अगले वाले एग्जांपल पे आते हैं। जैसे मान लो H2O मॉलिक्यूल है, तो अभी जस्ट H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मेंशन किया था। H2 वाले पार्ट में 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर। तो एक बार खुद से सोच के भी देखो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, और उसके बाद हम फटाफट लिखना शुरू करते हैं। खुद से सोच के देखो, बताने की जरूरत नहीं है। लोन पेयर को और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो एक लोन पेयर है, हम इसको एस बोल देते हैं। क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज कोई दिक्कत नहीं है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं इस बार। एस के बाद अगला नंबर आएगा P1 का, फिर उसके बाद जो लोन पेयर आया ये P2 हो गया, फिर जो बॉन्ड पेयर आया ये P3 हो गया। तो उसके बाद हम लोग का कोई भी बॉन्ड एक्स्ट्रा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आराम से sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। मान लो कि अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल में जाते हैं PCl5,
तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लेविस स्ट्रक्चर। इस केस में कोई भी एक बॉन्ड को, कोई भी एक पार्टिकुलर बॉन्ड को एस बोल दिया, एस के बाद अगला नंबर क्या होगा, तो इस केस में हम लोग आराम से P1 बोल सकते हैं, उसके अगला बॉन्ड क्या होगा P2 बोल सकते हैं, उसके अगला बॉन्ड क्या होगा P3, उसके अगला बॉन्ड वाला पार्ट D1। तो हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे नोमेनक्लेचर मतलब सेंट्रल एटम फास्फोरस जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग आराम से sp3d के बराबर बोल सकते हैं। इन 3 एग्जांपल्स में अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। ये निकालने का तरीका बता रहे हैं, बहुत सिंपल सा एक तरीका बता रहे हैं इस चीज को। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोलो भाई, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलो, अगर डाउट नहीं है तो आगे एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखो। मान लो SF6 मॉलिक्यूल जो लिखा था, इसका स्ट्रक्चर हम बना दे रहे तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है सल्फर वाले पार्ट के लिए। सेंट्रल एटम बोलते हैं इस चीज को। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये निकाल के देखो। और रोशन आंसर बताएगा तुम। सर sp3d2। sp3d2, बढ़िया। और निकालते वक्त S बोले, P1 बोले, फिर P2, फिर P3, उसके बाद D1 और D2। और अब इसको हम लिखने भी नहीं बोलेंगे, सीधा हाथ पे काउंट कर सकते हैं, दिमाग में काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लो, और भी स्ट्रक्चर दे रहा हम तुम लोगों को। मान लो XCF6 दिया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, ऑल्दो जैसे जेनॉन वाला पार्ट 10th क्लास में सुना होगा, नोबल गैस होता है, बट नोबल गैस का भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो एग्जैक्टली नोबल गैस नहीं है ये पार्ट, थोड़ा ध्यान रखना। मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ एग्जिस्ट करते हैं। XCF6 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का एग्जिस्ट करता है, जिसमें 6 फ्लोरीन तो है, लेकिन साथ ही साथ एक लोन पेयर है, क्योंकि जेनॉन नोबल गैस है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस केस में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने बोले तो सुहानी क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? सर sp3d2 sp3 d2 d2 या d3? यस सर d3 d3, ठीक है। यस सर। एस से शुरू किए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी घूम जाओ, तो इसके बाद P1, P2, P3, D1, D2, D3 आराम से ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो अपना हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट आराम से sp3 d3 के बराबर निकल के आ जाएगा। ये चीज मेंशन किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो अपने को ध्यान रखना होता है। और अगर तुम लोग के पास क्लास 11th का NCERT पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज देखना, केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में, केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में हम लोगों का एक टेबल दे रखा है कहीं पे, एग्जैक्टली हमको ध्यान नहीं कहाँ पे, बट हो सकता है शायद इस कंसेप्ट के बाद, विस्पर थ्योरी के बाद, जहाँ पे उस टेबल वाले पार्ट में एक तो हाइब्रिडाइजेशन दे रखा होगा, और हाइब्रिडाइजेशन देने के बाद वहाँ पे बगल में मॉलिक्यूल का शेप या फिर ज्योमेट्री, ये वर्ड दे रखा होगा। उस टेबल को एक बार देखना तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कि जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में जो ज्योमेट्री होता है वो लीनियर होता है। लीनियर का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे अगर मान लो CO2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो CO2 मॉलिक्यूल वाले पार्ट, अच्छा हाँ, कुछ और एग्जांपल, एक सेकंड, अभी पाई बॉन्ड वाले एग्जांपल्स नहीं किए थे। अंशिका, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बताओ? सर sp या sp3? हाँ सॉरी sp3। sp3 होना चाहिए पक्का? नहीं सर sp3 कैसे होगा, चारों तो बन गया। तो हम वही तो पूछ रहे हैं कि sp3 है कि sp है। सर sp है। हम लोग केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, ठीक है, कोई पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ जैसे 2 बॉन्ड्स में से एक सिग्मा और एक पाई है, तो एक, इसको पूरे को हम लोग केवल एक ही कंसिडर करेंगे, यहाँ से S बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जब आगे जाएंगे तो उसके केस में P, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp ही निकल के आएगा। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर रहे होते हम लोग, तो हाइब्रिडाइजेशन sp कंसिडर किया जा सकता है। जैसे मान लो ये एग्जांपल है POCl3, तो फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, और कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो इस केस में संचिता क्या होगा आंसर? हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा संचिता? सर sp3d sp3 d पक्का D? यस सर। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। मान लो इन 4 में से हम लोग कोई भी बॉन्ड से शुरू करते हैं,
तो यहाँ S बोल दिया, S के बाद P1, फिर उसके बाद P2, और यहाँ डबल बॉन्ड में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है और केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे P3 बोल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3 रहेगा, यहाँ पे D वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर वाला पार्ट होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो SO3 मॉलिक्यूल है, देवांशु इसमें क्या आंसर होगा? SO3 वाले पार्ट में स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं हम। देवांशु है कि उड़ गया? नहीं, इसका भी नेट गायब हो गया। और कौन बचा? अमलदीप, क्या होना चाहिए इसमें? बताओ भी अमलदीप, आवाज नहीं आ रहा तेरा। सर sp2। sp2 पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे तो sp2। अमन, इस मॉलिक्यूल में क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं SO2। इस केस में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर sp2। sp2 या sp3 या sp? sp2 सर। sp2। हम लोग पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, लोन पेयर को काउंट करेंगे। तो S, इसके बाद P1, उसके बाद P2। तो लोन पेयर को काउंट करना है, उसके अलावा सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। तो एक बार उस टेबल को देखना जो एनसीईआरटी में दे रखा, हाइब्रिडाइजेशन, शेप और ज्योमेट्री। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा लीनियर शेप होता है। जब हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इस केस में मतलब ज्योमेट्री लीनियर होता है, और जब हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो उस केस में ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर होता है। और उसके अलावा जब हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तब इस केस में टेट्राहेड्रल शेप होता है। और ये तीन शेप अपने को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। चाहे तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तब उस केस में लीनियर शेप, लीनियर मतलब बस स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन तब उस केस में ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो उस केस में हम लोग टेट्राहेड्रल शेप आराम से वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बार एनसीईआरटी में लिस्ट देखना, और तुम लोगों को हम एक लेक्चर दिखा रहे हैं चलो ठीक है, हम लेक्चर आज नहीं दिखा रहे, जब तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में दिखाया जाएगा, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा, तो उसमें सारे मॉलिक्यूल का शेप हम लोग आराम से देखेंगे कि मॉलिक्यूल किस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करता है, तब तुम लोग को मालूम पड़ जाएगा अच्छी डिटेल में। बट ये हाइब्रिडाइजेशन का एक बेसिक सा कंसेप्ट है जिसको थोड़ा ध्यान रखना। इस एक पार्टिकुलर एक्सरसाइज की वजह से मेरा डीपीपी रुका हुआ था, हम डीपीपी नहीं दे पा रहे थे। अब तुम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डीपीपी वापस से मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है। और अगर डाउट नहीं है तो एक डीपीपी तुम्हारे ग्रुप में अभी चला जाएगा, तुमको डीपीपी सॉल्व कर लेना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से। बताओ भाई, कोई डाउट है? चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। वैसे पता नहीं, आज तो बहुत सारे लोग का नेट गायब हो गया। बुक में से यार आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो रवि, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सर बुक में से हाइब्रिडाइजेशन का टाइप नहीं दिया। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को उसमें बहुत बेसिक पार्ट डिस्कस करना होता है ताकि हम लोग आगे शेप वाले पार्ट से रिलेट कर पाए उस चीज को, लेकिन हम इसीलिए वहां पे मेंशन कर दिया तुम लोगों को, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? सर ब्रांच चेन का कैसे निकालेंगे हाइब्रिडेशन? ब्रांच चेन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, हमेशा एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, हमेशा एक पार्टिकुलर एटम का हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे मान लो ब्रांच चेन में एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो अगर अपने पास ये स्ट्रक्चर दे रखा, मान लो ये स्ट्रक्चर दे रखा और बोला है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का निकालना है, तो उसमें हम लोग को एक तो सारे एटम्स मालूम होने चाहिए, सारे टाइप के बॉन्ड्स मालूम होने चाहिए। तो यहाँ वाले पार्ट में जैसे 2 बॉन्ड तो दिख रहा और बाकी दोनों क्या है, तो हाइड्रोजन। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें से एक S, दूसरा P1, तीसरा P2, चौथा P3। तो इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग आराम से sp3 बोल सकते हैं। तो एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ब्रांच का या किसी और चीज का नहीं होता। हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ सबसे राइट साइड वाला कार्बन है, तो इस पे भी 3 हाइड्रोजन्स है। तो इस केस में अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन मेंशन करना शुरू करें तो S, P1,
P2 और ये जो बॉन्ड है चौथा सिग्मा बॉन्ड, इसको मिला करके हम लोग P3 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन के लिए sp3 में इंक्लूड कर सकते हैं। हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? सर अगर अगला क्लास होगा तो कितना बजे से होगा? अगला क्लास 4 बज के कितने बजे से है विशाल सर? 5:50 5:10। टाइम टेबल में देखो ना भाई, हमसे क्या पूछता है, भेजते किसके लिए है? गजब है। सर डाउनलोड कौन करेगा अब? डाउनलोड कौन करेगा? तुम लोग करेगा डाउनलोड, गजब नालायक आदमी है। अगला क्लास तुम्हारा है 5:10 से। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? चलो, आज तो ये पूरा लेक्चर इसी में निकल गया, तो हम तुमको केवल वो जो डीपीपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, और उसके अगर आगे का कोई डीपीपी आएगा तो उसको भी बना सकते हैं। अगर 2 डीपीपी दे देंगे तो दोनों को होमवर्क में सॉल्व करना है, अगर 1 डीपीपी आएगा तो एक ही को होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर वापस से शुरू कर लेंगे।